वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। एक सवाल लगभग हर किसी के मन में है कि बिहार में आखिर क्यों नीतीश कुमार वापस मुख्यमंत्री बन गए, वापस एनडीए को जनादेश मिल गया। छोटी सी एक समीक्षा करके देखते हैं। एक बार फिर बिहार में एनडीए को जनादेश मिला है। जनादेश भी ऐसा कि पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बिहार का सीमांचल, मिथिलांचल, कोई भी क्षेत्र हो, एनडीए के पक्ष में लहर सी चल पड़ी। आखिर ऐसा हो कैसे गया, आखिर क्यों? महागठबंधन ने कोशिश तो बहुत की, उसे उम्मीद भी थी कि तेजस्वी के नेतृत्व को युवा वर्ग समर्थन देगा, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ? महागठबंधन के ही दूसरे घटक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तो चुनाव के ऐलान से पहले सड़कें भी नापी थी। लगातार वो सड़कों पर थे, अच्छी खासी भीड़ भी थी, वादे आश्वासन भी दिए गए। परिवार के हर सदस्यों को नौकरी का आकर्षक वादा भी काम न आया। जबकि सरकार बनाने की उम्मीद तो एनडीए कर रही थी, लेकिन मतदाताओं के इस रुझान का शायद उसे भी अनुमान नहीं था कि छप्पर फाड़कर मिल जाएगा। और एग्जिट पोल भी ज्यादा से ज्यादा 140 तक सीट बता रहे थे। ऐसे में विस्तार से जानते हैं कि एनडीए के लिए बिहार में ये वोटों का जो बसंत है वो कैसे खिला, क्योंकि हर किसी के मन में सवाल है। कोशिशें सबने की है, यहां तक कि प्रशांत किशोर लगातार दावा करते रहे, लेकिन ढाक के 3 पात, कुछ नहीं मिला। यह जरूर है कि उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यहां पर सबसे ज्यादा जो फायदा लगा, मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सबसे ज्यादा फायदा मिला और जिसको कह सकते हैं कि वो तुरप का इक्का भी रहा, चिराग पासवान। लगभग सभी जगह उनके प्रत्याशी जीते और जो हारे वो भी बहुत कम मतों से हारे। यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जो मेहनत की, जनता ने उसका फल दिया। या इसे थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं कि वहां पर जो एक गैप था पासवान जी के बाद कि दलित वोटर कहां जाएगा, तो उस गैप को पासवान ने पूरा कर दिया। जी हाँ, चिराग पासवान को वहां पर उन्हीं के लोगों ने नेता मान लिया और यही कारण है कि सबको सबसे ज्यादा चौंकाया तो वो चिराग पासवान ने चौंकाया। एक दो चीजें और हैं। एनडीए गठबंधन में आपसी एकता, एनडीए गठबंधन में सीटों के लिए खींचतान तो मची, लेकिन उसे घर के अंदर ही सुलझाया गया। पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़कर भले ही 1 सीट हासिल की थी, लेकिन जेडीयू को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। इस बार एलजेपी ने अपनी 19 सीट तो हासिल ही की, साथ ही सहयोगी दलों को भी अपने जनाधार का लाभ पहुंचाया। मतलब ये एहसास कराया कि भाई हम भी मैदान में हैं। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू ने 101 सीटें बांटी, दूसरे गठबंधनों को भी संतुष्ट किया। एनडीए एकता और आपसी तालमेल से लड़ी। एलजेपी को 29 सीट देने में जेडीयू ने नाराजगी नहीं दिखाई। जीतन राम मांझी भी कोटे की सीट पाकर खुश हो गए, लेकिन महागठबंधन की स्थिति थोड़ा अलग थी, या ऐसा कहें कि वो उनके अनुकूल नहीं थी। आरजेडी और कांग्रेस को कई जगह आपसी समन्वय का जो तार था, जो जुड़ना चाहिए था, वो जोड़ते नहीं बना। चेहरे तक पर बात नहीं हो सकी और कई चीजें अंतिम समय तक उलझी रही। यहां तक रहा कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट मान ली गई। उस पर निशाना भी साधा कि ये आखिर फ्रेंडली फाइट होती क्या है, और दोस्ती में अगर लड़ाई है तो वो दोस्ती कैसी है। जबकि एनडीए के मुद्दे स्पष्ट थे, एनडीए के पास अपने मुद्दे स्पष्ट थे। नीतीश सरकार का सुशासन, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों पर मतदाताओं को विश्वास में ले गया। जबकि दूसरी तरफ जंगल राज, घुसपैठियों के मसले के साथ महागठबंधन पर जो निशाना साधा गया, उसका जवाब महागठबंधन नहीं दे पाया, खासकर जंगल राज का। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने जंगल राज को लेकर जो अटैक किया, वो अंतिम समय तक
लगभग सभी बीजेपी के बड़े नेताओं ने उसी जंगल राज को लेकर एक तरीके से पूरा का पूरा रणनीति बनाकर आक्रमण किया, जिसका जवाब किसी को भी ढूंढे नहीं मिला। बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये सारे तमाम पहलू हैं जिन्हें मतदाताओं को बताया गया और मतदाताओं को इन्हीं पहलुओं पर प्रभाव में लिया गया। महागठबंधन में प्रचार बिखराए रहा। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ट्यूनिंग नहीं बिठा सके। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहा, लेकिन आरजेडी ने महसूस कर लिया था कि इस मुद्दे पर दूसरे मुद्दे रह जाएंगे। हुआ भी यही। महागठबंधन सत्ता विरोधी माहौल बनाने के लिए जिन बातों को तुल दे सकता था वे मुद्दे रह गए। बाद में महागठबंधन के नेताओं ने रोजगार सुरक्षा के मुद्दे और अपने वादों को दोहराया, लेकिन तब तक नीतीश कुमार काफी आगे निकल चुके थे और साथ ही नीतीश कुमार के साथ मोदी, क्योंकि मोदी एक ऐसा शब्द है जिसे लेकर वहां कहा जा रहा था कि इस बार भी बड़ी सभाएं होंगी। और जैसा कि हमेशा होता है कि विपक्ष लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करता है। बिहार में भी कुछ तस्वीरें ऐसी आई और उसके बाद क्योंकि मोदी लगातार बिहार के अंदर सक्रिय दिखे और जब उन्होंने तमंचे को लेकर बयान दिया तो बड़े बड़े नेता हिल गए। बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हर सभा में जब बोला तो उसका संकेत था कि यह तमंचा जंगल राज की याद दिलाता है। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा क्रूरता का राज हो वहां कानून दम तोड़ता है। दोनों खेमों ने महिलाओं युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए, लेकिन एनडीए ने अपनी बात ज्यादा सक्षम ढंग से रखी। बेहतर चुनाव प्रचार अभियान एनडीए ने अपने चुनाव अभियान को बहुत संजीदगी से चलाया। बीजेपी ने चप्पे चप्पे पर प्लानिंग की, केंद्र के मंत्री संगठन के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी। खासकर जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने बिहार में कई दौरे किए। वे बूथ लेवल पर भी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करते दिखे। उन्होंने अपने स्तर पर 30 से ज्यादा सभाएं भी की। अमित शाह की चाणक्य की भूमिका जो दिखी उसे लेकर बहुत सारे दल बेचैन भी दिखे, लेकिन यह खास बात एक और थी कि दोनों दलों में, मतलब कि एनडीए और महागठबंधन, नाराजगी बहुत ज्यादा थी। ऐसा नहीं है कि एनडीए में नाराजगी नहीं थी, लेकिन एनडीए में अमित शाह नाराज नेताओं को संवाद बनाए रखने में कामयाब रहे और उनको मनाकर वापस लेके आए, उनको मनाया, वापस लाए। तो ये दिखाता रहा कि बीजेपी कितने तरीके से और पूरे मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ रही है। बिहार का भला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ही कर सकती है, जोड़ी ही। जमुई वालों, 11 तारीख को सुबह सुबह कमल छाप और तीर छाप को बटन जो दबाना है ना, वो जमुई में दबाना है, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन जमुई में दबे, करंट इटली में जाकर लगे। वहीं विपक्ष की स्थितियां क्या थी? एसआईआर को मुद्दा बनाया गया, लेकिन दोनों ही महागठबंधन के दल शायद एसआईआर को लेकर एक जो पहल या एक मंच जो होना चाहिए था वो नहीं बना पाए, या ऐसा लग रहा हो कि शायद एसआईआर बिहार में कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं रह जाएगा, वो दिखा भी।
और चुनाव से 20 दिन पहले एनडीए की हर घटक अपनी स्थिति को लेकर आश्वस्त था, लेकिन महागठबंधन में बहुत सारे पेच फंसे दिखे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर थे, लेकिन एक बात जो हर कोई जिसकी चर्चा अंतिम समय तक करता रहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव से पहली सभा को उन्होंने संबोधित किया और बिहार की जनता को एक संदेश दिया। पीएम मोदी ने समस्तीपुर, बेगूसराय, कटिहार, आरा, नवादा, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, छपरा जैसे जगह 14 जनसभाएं की। मोदी ने बिहार की बेहतरी के नाम पर वोट मांगे। सुरक्षा, विकास की अहमियत के साथ घुसपैठ को रोकने पर उन्होंने एनडीए को मजबूत करने का आह्वान किया। मोदी की जनसभाओं में जन सैलाब उमड़ा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर बार की तरह बिहार में सनातन की रक्षा और सुरक्षा के पहलुओं पर मतदाताओं के मन को मथते नजर आए और उन्होंने जो जंगल राज का नारा दिया उसे लेकर जो धारणा बनी उसके रिजल्ट सामने रहे। जब भी वो कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराधी है वो डरकर भाग जाता है, त्राहिमाम त्राहिमाम करता है, लोग तालियां बजाते थे। इस पर भी शायद विपक्ष उस टाइम चौंका नहीं होगा या लगता होगा कि ये तालियां शायद वैसे ही बज रही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को पता था कि जनता वहां चाहती क्या है और इसलिए उन्होंने बिहार में भी बुर्का बनाम विकास का नारा दिया, पौराणिक धार्मिक संदर्भों को अपना आधार बनाया। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। ये कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। फिर से ये लोग दोहराना चाहते हैं कि सबका साथ तो हो लेकिन माफिया का विकास हो। फिर से माफिया को पनपाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, माफिया को पनपने नहीं देना है, माफिया को पनपने नहीं देना है। दुनिया के अंदर से कम्युनिज्म समाप्त हो गया है और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद और माओवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो याद करना, नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने अपेक्षाकृत छोटी छोटी सभाओं का सहारा लिया, लेकिन इस उम्र में भी धूल धूप बारिश को उन्होंने परवाह नहीं की। मोन्ता चक्रवात में भी वे 350 किलोमीटर का सफर सड़क पर सभा करने के लिए पहुंच गए, जबकि तेजस्वी पटना से मोबाइल से संबोधित करते रहे। पहले वाली सरकार ने कोई काम किया था, वही जान लीजिए। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज
में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया और के बाद हम लोगों ने सब जगह सब कुछ काम किया। जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हुआ। कई दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सक्रिय रहे। खैर, उन्होंने तो सभी को चौंका दिया और उन्होंने उपस्थिति दर्ज करा दी और बता दिया कि हम बिहार के भावी जो दूसरी पीढ़ी कही जा रही है उस दूसरी पीढ़ी के नेता यही हैं। और हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ताकि उस विकसित बिहार का निर्माण कर सकें जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों में 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बने तो उसमें बिहार सबसे विकसित राज्यों में हो, ये प्राथमिकता मेरे प्रधानमंत्री की रही है। उसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर सक्रिय रहते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने जनता को एहसास कराया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था किस तरह से है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मॉडल क्या है, वो यूपी मॉडल उन्होंने वहां पर बताया। लोग चाहते थे, लोगों को पता है कि अपराध नहीं होना चाहिए। वहीं महागठबंधन में सारा दारोमदार तेजस्वी के कंधों पर आ गया। राहुल प्रियंका की सभाएं जरूर हुई, लेकिन वो प्रचार एनडीए के परफेक्शन का मुकाबला नहीं कर पाए। मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से। सारी सच्चाई सामने आ गई है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे। हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था, 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए। 25 लाख फर्जी वोट। हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया। चोरी की सरकार है हरियाणा में। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके, तो याद रखो ये देश आपको नहीं भूलेगा। सबसे अहम यह रहा कि तेजस्वी अकेले ही दम पर पूरे चुनाव में घूमते रहे, लेकिन यहां पर वो भी जंगल राज के नारे की जो काट है वो नहीं ले पाए, नहीं ढूंढ पाए। और सबसे अहम यही था कि आखिर इस जंगल राज की काट क्या हो, लेकिन जब तक वो उस काट को ढूंढते तब तक देर हो चुकी थी। पहली बात, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। कई राज्यों में पेंशन है देने का, लेकिन बिहार में नहीं है। और पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की ये मांग थी लंबे समय तक कि उनको भी जो है पेंशन दिया जाए। उन लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने तय किया है कि इनको पेंशन भी दिलाया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की
शक्तियों के प्रतिनिधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुनः जो है हम लोग जो है लागू किया जाएगा। जो पहले 2001 का जो त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का जो प्रतिनिधियों की जो शक्तियों के प्रतिनिधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जो संकल्प लिया गया था श्रीमती राबड़ी देवी जी के समय जब वो मुख्यमंत्री थी, तो उस पत्र को जो है पुनः उस संकल्प को हम लोग जो है लागू कराएंगे। जो पीडीएस है यानी जन वितरण प्रणाली वितरक जो है उनके मानदेय जो है हम लोग दिलवाने का काम करेंगे और प्रति क्विंटल मिलने वाले मार्जिन मनी को जो है बढ़ाया जाएगा। आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं कि मसान नदी पर देवराज जो गाइड बांध का निर्माण रुका हुआ है उसको भी हम लोग जो है पूरा कराने का काम करेंगे। और बहुत लोगों को, स्थानीय लोगों को बगल से पत्थर बालू उठाने पर सजा हो जाती है, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है व्यक्तिगत कार्यों के लिए। तो ये मौका दीजिएगा तो इससे भी आप लोगों को छुटकारा तेजस्वी दिलाने का। 2005 से थोड़ी सी अवधि को छोड़कर नीतीश ने सत्ता में रहते हुए लोगों का भरोसा जीता है। नीतीश का शासन सुशासन के नाम से जाना जाता है, एनडीए के गुड गवर्नेंस। वहीं बीजेपी नेता जो स्टार प्रचारकों ने बोला वही आरजेडी के जंगल राज का डर दिखाया। वहीं जो नीतीश कुमार के पास बड़ी ताकत थी वो थी गुड गवर्नेंस, सुशासन, जिससे लेकर वो मैदान में रहे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जब पीएम मोदी ने कट्टे का जिक्र किया और महागठबंधन पर निशाना साधा तो मोदी ने कहा बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। जाहिर है कट्टे पर खूब चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह जरूर कहा कि पीएम होकर मोदी सभाओं में कट्टा शब्द का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन असल में मोदी ने कट्टे के बहाने मतदाताओं को लालू यादव राबड़ी के उस शासन की याद दिलाने की कोशिश की जिसका जिक्र करने से महागठबंधन बचता रहा। नीतीश ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का भरोसा दिया है जो लोगों को भरोसेमंद लगा। मतलब कि उनको लगा कि नीतीश कुमार पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्या रहा इन सब चीज़ों में कि जो विपक्ष है वो नहीं ढूंढ पाया कि आखिर ये हुआ क्या? क्या वास्तव में एसआईआर को लेकर ये सब हुआ? क्या वास्तव में विपक्ष कहीं बड़ी रणनीतिक चूक कर गया? जी हाँ, कहीं तो बड़ी चूक हुई है। आखिर जंगल राज पर विपक्ष समझाने के लिए जिस तरीके से सामने आना चाहिए था सामने क्यों नहीं आ पाया? महिला मतदाताओं को लेकर जो एनडीए की प्लानिंग थी उससे विपक्ष क्यों काट नहीं पाया? क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है महिलाओं ने अपना पूरा समर्थन एनडीए को दिया है। महिला उद्यमियों को व्यवसाय के लिए 2 लाख रुपए देने का वादा या 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर होने से बाजी शायद पलट गई हो। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि जो बोला शायद वो हुआ, या हम ऐसे कहें कि सबसे बड़ी बात जो जंगल राज थी उससे लेकर जो पहल तेजस्वी को करनी चाहिए थी शायद वो पहल तेजस्वी नहीं कर पाया, क्योंकि शहाबुद्दीन को लेकर बहुत सारी बातें की गई। बताया गया कि आखिर यहाँ ऐसा कैसे होता था। तो क्या उस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सका? ऐसे बहुत सारे और भी थे। ऐसा नहीं है कि एनडीए बेदाग रहा, वहां पर भी बहुत सारे लोग लड़ रहे थे जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे। लेकिन तेजस्वी यादव शायद ये समझने में या जनता को समझाने में नाकामयाब रहे कि वहां पर ऐसा है, ये वो लोग हैं जिन पर बात होने चाहिए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये समझाने में कामयाब रही कि ये चेहरे हैं, देखिए ऐसा हो रहा है तो यहां पर जंगल राज आ सकता है। महिलाओं को लेकर जो बातें होनी चाहिए थी वो कोई शायद कम समझ पाया हो, क्योंकि हर महिला को चाहिए कि पहले कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण है और कानून व्यवस्था पर काम होना चाहिए। डर क्या हो सकता है और डर कैसा हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने की कोशिश की और कामयाब रहे। नीतीश कुमार ने 2015 में शराबबंदी और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का वादा किया था। उन्होंने शराब बंद कर दी, तब बड़ा बवाल हुआ था। और आप देखें इस बार कोई भी दल इस शराब के मुद्दे को सामने लेकर नहीं आ पाया। यह भी डर ही था, महिलाओं का डर। तो ये वो कारण है शायद जो ये बताते हैं कि बिहार के अंदर बहुत सारे समीकरण ऐसे थे जिन्हें कहीं ना कहीं विपक्ष समझने में नाकामयाब रहा। यह अलग बात है कि कांग्रेस आज भी कहती है कि वोट चोरी हुई। यह अलग बात है कि तेजस्वी जी आज भी बोलते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला हुआ है। लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो हर मतदाता जानता है, क्योंकि जिसने वोट दिया है उसे पता है कि मैंने वोट किसे दिया है। कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिन पर जवाब आने चाहिए थे, क्या वो जवाब आ पाए, ये भी सोचने की बात है। महागठबंधन ने भी इसे समझने की कोशिश की, महिलाओं को साधने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी साध नहीं पाए। उन्होंने कहा भी है कि मैं गरीब महिलाओं को 2,500 प्रति माह देने का वादा करता हूं, साथ ही परिवार के हर एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया। जीविका दीदी को स्थायी करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई और शायद ये बात मतदाताओं तक वो पहुंचाने में नाकामयाब रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो दिखा रही थी कि आप उन मुद्दों पर बोलने से बच रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं चीजों को सामने लेकर आ रही थी। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव भी लगातार वहां सक्रिय थे। अखिलेश यादव ने भी बहुत सारी सभाएं की, लेकिन जब बात जंगल राज की, कानून व्यवस्था की आई, तब विपक्ष के पास कोई बहुत अनुकूल जवाब सामने नहीं दिखा जो जनता को बता सके कि हम अब जंगल राज जैसी चीजों को नहीं आने देंगे, या ये बीते जमाने की बात है, हम आज के युग की बात कर रहे हैं। ये सारी कमियां शायद रही हो, शायद इसलिए कह रहा हूं कि आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जो लोग ताकतवर थे, जो हमारा हक और सम्मान छीन रहे थे, धीरे धीरे उनकी ताकत कमजोर हो रही है, इसीलिए साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए अब तो अवधेश प्रसाद जी भी आ गए हैं। देखिए कितना दूर से चल कर के आए। ये केवल अयोध्या में नहीं जीते हैं। जो लोग आप लोग समझते होंगे, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक राजनीति शुरू की, जहां से उन्होंने भाईचारे को बिगाड़ने का काम शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी ने जहां से हिंदू मुस्लिम को अलग करने का काम किया, उसी स्थान पर उसी सांप्रदायिक राजनीति को अगर किसी ने हराने का काम किया तो आपके अवधेश प्रसाद जी ने हराने का। लेकिन इस बार एक बहुत ही अच्छी बात रही कि महिलाओं में और युवाओं में मतदान करने का अच्छा खासा रुझान था, क्योंकि वोट परसेंटेज बढ़ा। ये दिखाता है कि लोकतंत्र मजबूत है और हर आदमी अब समझने लगा है। धीरे धीरे कर कर ये और बढ़ना चाहिए कि ये वोट का अधिकार है। आप सभी को वोट के अधिकार को जानना भी चाहिए। लेकिन कुछ सवाल आज भी सवाल हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर कमी कहां रह गई। राहुल गांधी तालाब में उतरते भी दिखे,
मछलियों को लेकर भी बात हुई। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव लगातार सड़कों पर दिखे, सभाएं उन्होंने भी की, कमी कहाँ रही। वहीं एक और सबसे अहम बात कि ओवैसी, जी हाँ, ओवैसी फैक्टर, वो भी एक बड़ा वहाँ कारण रहा कि विपक्ष को नहीं समझ में आया कि आखिर ओवैसी यहाँ पर कितना बड़ा खेल कर सकते हैं, और उन्होंने खेल किया, अपनी ताकत दिखाई। इस बार इतना जरूर है कि वहां पर हिंदुत्व को लेकर भी चला, वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की बात भी हुई, वहां पर महिलाओं को लेकर भी बात हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो रही वो यही रही कि आखिर इस जंगल राज की, इस कट्टे की जो काट है वो क्या है। इतना जरूर है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी जनता को एक बात बताने में नाकामयाब रहे कि हम एक हैं और हमारे मुद्दे भी एक हैं। समय समय पर जो आपसी तनाव की खबरें रही, उन्होंने भी महागठबंधन का बड़ा नुकसान किया, और इस बार जातिगत जो राजनीति होती थी वो भी वहाँ पर चलती नहीं दिखी। इसके पीछे के कारण भी ढूंढने चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो जातिगत राजनीति थी, जो कॉम्बिनेशन बनाए जाते थे, समीकरण बनाए जाते थे, वो भी ध्वस्त हो गए। इस पर भी बात होनी चाहिए, और बात इस पर भी होनी चाहिए कि क्या वास्तव में राहुल गांधी के आरोप सही हैं, क्या वास्तव में तेजस्वी यादव के आरोप सही हैं। जनता ने अपने मत का प्रयोग किया और सुनामी लाई, जी हाँ, सरकार बना दी, ऐसी सरकार जो एकदम पूरी ताकत के साथ बनी हो। अब सरकार के सामने चुनौती रहने वाली है कि आप कैसे जनता के उन सब वादों को पूरा करेंगे जो आपने वादे किए हैं। विपक्ष अपने मुद्दों को उठाकर सामने रखेगा, लेकिन जो सवाल थे चुनाव के अंदर वो लगातार साथ साथ चलते रहेंगे। क्या वास्तव में उनके जवाब भी आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि उन सवालों के जवाब भी मिले। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, और चर्चाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन बिहार की जनता ने इस बार एक स्पष्ट जनादेश दिया है, और इस बार का चुनाव बिहार का सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला चुनाव भी रहा है। आपको ऐसे ही हम कुछ सवाल, कुछ जवाब और कुछ सवालों के जवाब आपसे लेने के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।